जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि स्कूल में एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपको एनसीसी स्कूल में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, आपको ऐसा स्कूल चूज करना है जहां पे एनसीसी हो, या आपको पूछ के पता चलेगा कि वहां पे एनसीसी है या नहीं। स्काउट, गाइड, रेड क्रॉस, काफी सारी चीजें होती है, बट हमें पूछना है एनसीसी के लिए कि जिस भी स्कूल में हम एडमिशन ले रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, उसमें एनसीसी है नहीं, तो उसमें आपको एडमिशन ले लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आपको एनसीसी करना है तो उस स्कूल में आपको एडमिशन लेना जरूरी है जहां पे एनसीसी हो, तभी आप एनसीसी कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड जो है एनसीसी क्लास। अब आपको क्या करना है, जिस भी स्कूल में आपने एडमिशन लिया है उसमें एडमिशन लेते वक्त यह भी पूछना है कि आपके यहाँ पे एनसीसी किस क्लास में दी जाती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो एनसीसी हमारे ऑल ओवर इंडिया में होती है वो जनरली 3 टाइप्स में होती है, मतलब स्कूल में 3 क्लासेस में होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एनसीसी कौन कौन सी क्लास में रहेगी। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 8th और 9th क्लास। सेकेंड जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास रहेगा 9th और 10th क्लास, और लास्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 11th और 12th क्लास। ठीक है, इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा, इसको अच्छे से समझ लेना ताकि कोई डाउट ना आए। ठीक है, सबसे पहली बात 8th और 9th क्लास में। अब एनसीसी में मैं आपको बता दूं, जो हमारी एनसीसी होती है इसमें 3 सर्टिफिकेट होते हैं, यानी कि एनसीसी को आप 3 हिस्सों में कर सकते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये जो हमारा ए सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनसीसी में जो हमारा ए सर्टिफिकेट है, बी और सी है, तो ये दो आपके क्या होते हैं, कॉलेज में होते हैं, और ये एक जो होता है वो होता है आपका स्कूल में। ठीक है, बट कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो बी सर्टिफिकेट को भी करवाते हैं, यानी कि बी और सी तो 100% कॉलेज में होता ही है। ठीक है, ए तो 100% स्कूल में होता है, बट जो बी सर्टिफिकेट है वो कॉलेज में भी हो सकता है और स्कूल में भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब ये जो स्कूल में होता है इसको बोलते हैं जूनियर डिवीजन, जेडी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा कॉलेज में होगा इसको बोलते हैं एसडी डिवीजन। ठीक है, हाँ, बी सर्टिफिकेट अगर स्कूल में हो रहा है तो उसको वहां पे भी एसडी ही बोलेंगे। ठीक है, बट सिर्फ ए सर्टिफिकेट को जेडी बोलेंगे, यानी कि जूनियर डिवीजन का सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया। अब देखिए, जो 8th और 9th क्लास में सर्टिफिकेट करेंगे वो आपको मिलेगा ए सर्टिफिकेट। कौन सा मिलेगा, ए सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट 2 साल का होता है। आप फर्स्ट ईयर में एनसीसी ज्वाइन करेंगे 8th क्लास में, तो सेकंड ईयर 9th में एग्जाम देके आप कैम करके ए सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अगर आपका 8th और 9th में नहीं होता तो आपको क्या हो सकता है, 9th क्लास में स्कूल में एनसीसी देते होंगे और 10th क्लास में सेकंड ईयर होता होगा। यानी कि कुल मिला के ऐसा है कि 10th का जो एग्जाम है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम होता है। इसलिए क्या होता है, कुछ स्कूल अपना रिजल्ट खराब ना हो, ताकि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, अगर रिजल्ट खराब आया तो क्या होगा, स्कूल का नाम खराब होगा। तो इस चीजों को कुछ देखते हुए क्या करते हैं, कुछ स्कूल 8th और 9th में ही एनसीसी का ए सर्टिफिकेट करवा देते हैं। ठीक है, कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं, मेजॉरिटी तो 9th और 10th में ही करवाते हैं। ठीक है, ए सर्टिफिकेट वो यहाँ पे रहता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 11th 12th में हमारा होता है बी सर्टिफिकेट। ठीक है, आई होप आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी क्लास में एनसीसी ज्वाइन करना है और कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ए सर्टिफिकेट हमारा हो जाएगा जेडी यानी जूनियर डिवीजन का। ठीक है, और बी सर्टिफिकेट हमारा हो जाएगा सीनियर डिवीजन का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि जब हमें एडमिशन ले लिया ऐसे स्कूल में जहां एनसीसी है, सेकंड हमें क्लास भी पता चल गई किस क्लास में एनसीसी मिलने वाली है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर उस स्कूल में एनसीसी मिलने वाली हमारी कौन सी क्लास में, 8th और 9th में, और अब आप उस क्लास में एडमिशन ले रहे हो 9th क्लास में, तो आपको एनसीसी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, इसलिए पहले ही पूछ लेना कि कौन सी क्लास में एनसीसी मिलने वाली है, सो दैट आप सारी चीजें कर पाए। ठीक है, और नेक्स्ट ये बात भी कि 11th 12th में हमारा बी सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप स्कूल चेंज कर रहे हो 10th के बाद 11th 12th में जहां एनसीसी वहां से कर रहे हो, तो ठीक है, वहां पे आपको बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली है। अब एक लास्ट डाउट आता है कि एनसीसी में ए बी सी 3 सर्टिफिकेट है, तो इसमें से हमें कौन सा करना है। ठीक है, सभी का टारगेट होना चाहिए एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। बट सी सर्टिफिकेट को करने से पहले आपका बी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तो आप बी कर लेंगे तभी आप सी सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यानी आपको बी और सी दोनों करना है अगर आपको एनसीसी करना है तो। नेक्स्ट चीज आती है ए सर्टिफिकेट। काफी सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, पता ही नहीं रहता कि एनसीसी क्या होती है, तो उनकी स्कूल लाइफ यानी 10th तक हो जाता है और उनको पता रहता है कि एनसीसी भी होती है, तो वो 10th तक फिर कर ही नहीं पाते एनसीसी, क्योंकि ए सर्टिफिकेट इसके आगे तो होना नहीं है कॉलेज में, तो और यहाँ पे 11th 12th में बी सर्टिफिकेट होना है, तो वहां पे काफी प्रॉब्लम क्लियर होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको सर्टिफिकेट करना है तो कर सकते हो। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट को आप कर भी लोगे तो आपको बेसिक से ट्रेनिंग दी जाएगी, डेट से। ठीक है, बाकी मेन फोकस तो आपकी पढ़ाई वगैरह पर रहेगा, इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं होता आर्मी वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, बाकी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बहुत मौके मिलेंगे कैंप करने के लिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, मौके इसमें भी मिलते हैं, बट ड्यू टू स्कूल अगर 9th 10th बोर्ड एग्जाम है तो घर वालों का प्रेशर रहता है कि पढ़ाई भी करनी है, दो चीज कैसे संभलेगी, तो उसमें थोड़ा इशू हो सकता है। तो कोशिश यही करना कि आपका
एनसीसी का बी करना है, सो दैट आप सी सर्टिफिकेट कर पाए, यानी बीओसी करना है। और आप चाह रहे हो कि स्कूल का समय है, आप अच्छे मैनेज कर सकते हो टाइम को अपना, तो आप क्या कर सकते हैं, ए सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश यही करना कि ए भी कर लो, बी भी कर लो, सी भी कर लो, तो मजे ही आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पूरे प्रोसेस पे। तो हमारी दो चीजें क्लियर हो गई है, एनसीसी स्कूल में एडमिशन हमारा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या, हमने एडमिशन भी ले लिया है और हमें क्लास भी पता है कि किस क्लास में एडमिशन, किस क्लास में एनसीसी मिलने वाली है। सपोज करो वो जो क्लास है वो है 9th और 10th, तो 9th क्लास में हमने एडमिशन ले लिया है। यहाँ पे अब एनसीसी के बारे में हमें पता कैसे लगेगा, हमारा एडमिशन कैसे होगा एनसीसी में। स्कूल में तो एडमिशन हो गया, अब बात करते हैं एनसीसी में आपकी भर्ती कैसे होगी। अब बात करते हैं जब आपका एनसीसी स्कूल में एडमिशन हो चुका है तो आपको पता कैसे लगेगा कि एनसीसी की भर्ती कब होगी। तो सबसे पहले बात आपको पता है कि जो हमारे न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं वो जनरली मंथ रहता है हमारा जून का, ठीक है। जून जुलाई में सारे सेशन स्टार्ट होते हैं। फिर क्या होता है, जब स्कूल में स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, क्योंकि हमें भर्ती करना है किसको, एनसीसी में किसको करना है, स्टूडेंट्स को करना है। तो जब स्कूल में काफी सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे, मतलब एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद ही एनसीसी की भर्ती होती है। ऐसा नहीं होगा कि मार्च में ले लेंगे, दिसंबर में ले लेंगे, कभी भी बीच में, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जैसे हमारे न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, देन उसके बाद हमारी एनसीसी भर्ती ली जाती है, ठीक है। तो जनरली जो स्टार्ट होता है भर्ती लेने का जून से स्टार्ट हो जाता है, और कहीं कहीं थोड़ा वेदर की कंडीशन से कहीं जल्दी भी हो सकता है और कहीं लेट भी हो सकता है, उस पर हम बात नहीं करें, बट एक एवरेज माने तो न्यू सेशन के बाद, बस इतना सा ध्यान रखिए, ठीक है। सेकंड चीज, अब इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा, जब आप इस स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं तो वहां पे आप प्रेयर अटेंड करेंगे, ठीक है। आप स्कूल का नोटिस बोर्ड पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें होगी। तो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी बटालियन होती है जहां से एनसीसी के लिए हमारे एनसीसी भर्ती लेने के लिए आते हैं, जिसको हम पीआई स्टाफ बोलते हैं, ठीक है। जो आर्मी के ऑफिसर्स रहते हैं जो हमारे एनसीसी भर्ती लेने के लिए आते हैं, पीआई स्टाफ, वो क्या करते हैं, हमारे एएनओ क्या होता है, जो हमारे स्कूल में एनसीसी के क्या होते हैं, टीचर होते हैं। एनसीसी के टीचर, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्कूल में एनसीसी के टीचर होते हैं, जो हमारे सारे कैडेट्स के डॉक्यूमेंट वगैरह सबको वेरीफाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पीआई स्टाफ हमारे एएनओ को क्या बोलते हैं कि हाँ, हम कुछ 1-2 हफ्ते में, एक पर्टिकुलर डेट रहती है वो बता देते हैं कि 1-2 हफ्ते का टाइम दे रहे, इसके बाद हम आपके यहाँ पे भर्ती लेने आएंगे। तब तक आप स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि जो जो एनसीसी लेने के लिए इंटरेस्टेड है वो तैयार रहे, 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद संडे के दिन या सैटरडे के दिन हम भर्ती लेंगे। 1 या 2 दिन चलेगी, वो डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स आपके स्कूल में, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि बटालियन से पीआई स्टाफ क्या करेंगे, आपके एएनओ यानी एनसीसी के टीचर को इन्फॉर्म करेंगे, और एएनओ सर आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड और आपकी डेट बता देंगे, या फिर प्रेयर में भी आपको बता सकते हैं कि एनसीसी की भर्ती कब होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए चिंता वाली बात नहीं है, आपको एनसीसी भर्ती के लिए 1 से 2 हफ्ते का समय मिलेगा, 1 से 2 वीक का समय मिलेगा एनसीसी भर्ती होने से पहले। ध्यान रखना इस बात को, ऐसा नहीं है कि कल एनसीसी की भर्ती और आज आपको बोल रहा है कि एनसीसी है, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले इसलिए बोला जाता है ताकि जो स्टूडेंट अब्सेंट है, ताकि उसको भी पता चल जाए, अगर उसको एनसीसी लेना है तो 1-2 हफ्ते में वो भी प्रिपेयर हो सके। कुल मिला के बात है कि जितने भी स्कूल में स्टूडेंट सभी को पता चल जाना चाहिए, हम जो बात कर रहे थे 9th-10th क्लास की उसकी, ठीक है। तो यानी कि 9th क्लास के सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1-2 हफ्ते पहले पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे एनसीसी की भर्ती देने के लिए, अगर 9th और 10th में एनसीसी होने वाली तो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। और एनसीसी एक ही क्लास में भर्ती ली जाएगी 9th क्लास में, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में तो उनका सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो वो उनका कंटिन्यू करेंगे, ओके। ये तो पूरा नोटिफिकेशन से रिलेटेड था कि आपको एनसीसी वाली भर्ती के बारे में पता कैसे चलेगा। अब बात करते हैं कि एनसीसी की जो भर्ती होती है स्कूल में कैसे होती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वीडियो का, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। यहाँ पे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सारी चीजें कवर कर लूं, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं आए एनसीसी ज्वाइन करने में, ओके। तो हम शुरू करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब हम बात करें एनसीसी भर्ती की, तो उसमें क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। सपोज कीजिए संडे का वो दिन है, वो डेट डिसाइड हुई है कि उस दिन एनसीसी भर्ती होगी, तो सभी स्टूडेंट्स लोअर टी-शर्ट में पहुंचते हैं और सभी के एनसीसी भर्ती लेने के लिए पीआई स्टाफ आते हैं। तो आपकी एनसीसी भर्ती 4 फेज में होगी, यानी कि 4 ऐसे पोर्शन रहेंगे जिनको आपको पास करके आप एनसीसी में सिलेक्ट होंगे, आप एनसीसी में भर्ती होंगे और आप स्टूडेंट से कैडेट बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा। इन चारों चीजों को मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है, और किस तरीके से आप अच्छे से एनसीसी में सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर गेम जीतना हो ना तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपको उस गेम के रूल पता होने चाहिए। भले खेलना आता है या नहीं आता वो बात की बात है, बस आपको अगर रूल पता है तो आप काफी अच्छे तरीके से जीत भी सकते हो, क्योंकि आपने रूल के अकॉर्डिंग वर्क किया तो आप जीत जाओगे, ठीक है। तो मैं एक तरह से आपको रूल ही बताने वाला हूं, तो आप उस रूल के अंतर्गत आते हैं तो आप अच्छे से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल को, ठीक है। अब फिजिकल मतलब कि क्या, फिजिकल यानी कि हमारी बॉडी का शेप, साइज, हेल्थ, हाइट, एज, इसके अलावा हम बात करें तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। तो 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन क्वेश्चन आता है एज का, ठीक है। एनसीसी ज्वाइन करने की एज है वो है 13 ईयर्स से 18 ईयर्स, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि इसमें ए सर्टिफिकेट का भी इंक्लूड है और बी का, 11-12 तक की एज में भी, यानी आपको पता है कि 12 तक हम करते हैं तो हमारी 18 एज हो जाती है लगभग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एज दी गई है, यानी कि आप जैसे इस 8th क्लास में पहुंचेंगे, 8th 9, 10, 11, तो इसके अंदर आपकी एज आएगी, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, हो सकता है आपको एनसीसी ज्वाइन करना हो स्कूल में, तो आपकी भी एज इसी के अंदर आ रही होगी, तो आप इजीली एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। देखिए इसके एज को इसलिए रखा गया है, 13 के पहले क्या होता है कि हमारी जो बोन्स है वो डेवलप हो रही होती है, और एनसीसी में जो फिजिकल ड्रिल वगैरह होती है
थोड़ा स्ट्रेंथ यानी वर्कआउट वगैरह होता है, ठीक है, काफी सारी चीजें होती है, तो उसमें क्या काफी मेहनत लगती है। अगर आपकी बोन्स वगैरह वीक है तो हो सकता है कि कोई इंजरी हो जाए, इसलिए एक पर्टिकुलर एज डिसाइड की गई है ताकि तब तक ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है बॉडी का, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो। तो 13 से 18 एज रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट का, ठीक है। हाइट वाला फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 157 सेंटीमीटर ये हाइट रहेगी फॉर बॉयज, ठीक है। जितने भी बॉयज है उनकी मिनिमम कम से कम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, एंड फॉर गर्ल विल बी 152 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी हाइट का में सेंटीमीटर में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मेजर करने का तरीका होता है, वो क्या करते हैं, एक आपका पर्टिकुलर वॉल रहता है, उस पर अपना जो भी उनका मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग टेप रहती है, उसको लगा देते हैं, मार्किंग कर लेते हैं और उससे वो हाइट को मेजर करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो यानी कि हमारा एज हो गया, हाइट हो गया। अब हम बात करते हैं वेट की, ठीक है। अब देखिए, आपने जितने भी एनसीसी कैडेट्स देखेंगे वो कभी भी आपको काफी ज्यादा हेल्दी नहीं दिखेंगे, मतलब कि वो या तो आपको एकदम लीन दिखेंगे, लीन यानी कि ठीक ठाक दिखेंगे, ना ज्यादा दुबले पतले, एकदम ठीक ठाक। आपको कोई बहुत ज्यादा मोटा एनसीसी कैडेट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको वहां पे रनिंग करना है, ड्रिल करना है, ठीक है। तो आप काफी जल्दी थक जाएंगे, काफी सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। बट आप एनसीसी भर्ती अगर क्लियर कर लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। वो सारी चीजें पे देख ली जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपका वेट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यूर हाइट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट बहुत कम है और आपका वेट बहुत ज्यादा है, और हाइट बहुत ही ज्यादा है और आपका वेट बहुत कम है, ठीक है। उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप वर्दी पहनेंगे तो अच्छी लगेगी नहीं, ठीक है ना। फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, आपको वर्कआउट डेली करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि आप फिजिकली फिट रहे, डेट्स इट, ठीक है। एनसीसी में भर्ती होना वो अलग बात है, बट हम खुद तो फिट रहेंगे सही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल में और क्या होता है। ओके, अब फिजिकल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं। उन्होंने हमारा अपीयरेंस देख लिया, हाइट वेट सब चेक कर लिया, उसके बाद आते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका टेस्ट होगा। तो फिजिकल में सबसे पहले आपका होगा रनिंग, ठीक है। आपका जो रनिंग होगा मोस्टली 100 मीटर से स्टार्ट होगा, 100 मीटर हो सकता है, 200 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा 400 भी हो सकता है, और लास्ट हमारा 800 हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीनियर डिवीजन में होता है 1600 मीटर, ठीक है। तो कुल मिला के इन 4-5 फेजेस में आपका रनिंग हो सकता है। अब मैं बताऊं इसको क्लियर करने का तरीका है। सबसे नंबर 1, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर रनिंग में कितना टाइम देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आर्मी में जैसे भर्ती होती है तो उसमें क्या टाइम, कितने टाइम में किस किसने रनिंग क्रॉस कर ली, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपको 10 बंदों को एक साथ छोड़ा जाएगा, उन 10 में से सपोज कीजिए ये हमारा ट्रैक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 बंदे हैं, उनको यहाँ पहुंचना है। तो जो बंदा टाइम की यहाँ पे कोई बात ही नहीं, टाइम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, जो बंदा इसको फिनिश करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इस लाइन को फिनिश करना, क्योंकि काफी सारे बीच में रुक जाएंगे। अगर 800-1600 है तो बहुत सारे बीच में ही मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है। काफी पेन होता है जब रनिंग करते हैं तो सांस फूल जाती है, ठीक है। बट हम मिनिमम बात कर रहे हैं कि आप जूनियर डिवीजन में रहेंगे, सर्टिफिकेट तो आपकी थोड़ा कम ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इस लास्ट तक आपको फिनिश करना सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज क्या है, टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या है, आपको ना टॉप 5 में रहना है, टॉप 5 या टॉप 3 में, ठीक है। इससे क्या होगा, सपोज कि 10 बंदे दौड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप 5 में आते तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे इन कंपेरिजन टू जो 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर का बंदा आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो 10वें नंबर का है तो उसको एकदम भारी कर दे, ऐसा नहीं, उसका प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। 10 नंबर का आया तो हो सकता है उसको 20 में से 5 मार्क्स से मिले, और जो शुरू में आया यानी कि शुरू की टॉप 5 हो सकता है उनको 20 में से 20 मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि उसको निकाल लेंगे, सारा प्रॉपर सारी चीजें होगी, ठीक है। बट इस चीज का आप ध्यान रखिए, आपको फिनिश करना है और टॉप 5 में तो आना ही आना है, और फर्स्ट आ सकते तो वेल इन गुड, ठीक है। और मेरे टाइम पे मैं सेकंड आया था, मैंने सीनियर डिवीजन में दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के अंदर आती है रनिंग के बाद आता है हमारा पुशअप का, ठीक है। पुशअप क्या होता है हमारा, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल से पुशअप हम डंड लगाना बोलते हैं, ठीक है। डंडासन योगा में भी रहता है, तो पुशअप लगानी होती है, बट यहाँ लगाने का तरीका होता है 1 2 1 2 1 2 1 2 क्या होता है, आपको अप बोला जाएगा तो आप अप आएंगे, डाउन बोला जाएगा तो डाउन जाएंगे, 5 सेकंड बीच में शायद होल्ड रहता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो आपको 10 लगाना भी काफी महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, आपको पुशअप लगाना अभी से स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट अभी 2-3 महीने तो आप अच्छे से अपना स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं अपने हैंड्स के, ठीक है। तो आपकी पुशअप वगैरह अच्छे से होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कितने नंबर पुशअप लगवाते हैं, तो मैक्स टू मैक्स हमारे 30 रहते हैं, ठीक है। बॉयज की हम बात करें, और गर्ल्स के लिए मे बी 20 हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुल अप्स की, ठीक है। पुल अप्स जिसको हम चेन अप भी बोलते हैं, इसमें भी हम लोग आपको मैक्स टू मैक्स 10 से 15 लगवा सकते हैं, और इसमें भी क्या रहेगा, अप डाउन, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पुलअप्स भी लगवाई जाएगी। यहाँ पे भी काफी सारे स्टूडेंट बीच में छोड़ देते हैं, तो इस चीज का ध्यान है कि आपको ना इसमें भी क्या करना है, ये जो हमारे टॉप 5 जैसा हमने बनाया कि कौन आखिर तक टिका रहता है, पुशअप भी लगवा रहे हैं 10 बंदों को 20 बंदों को एक साथ, तो वो आप बोल देंगे तो अप डाउन तो डाउन, कितने बंदे डाउन रह पाते हैं कितने बंदे अप रह पाते हैं, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 30 लगाने के वाले फटाक से लगा ली, क्योंकि 30 अगर 10-20 बंदे एक साथ लगा रहे तो 30 किस किस पे नजर रखेगी किसने कितने लगाए, इसलिए वो एक प्रॉपर तरीका यूज करते हैं अप डाउन, जो कि आर्मी में भी होता है, आपको पता है, इस चीज का ध्यान
करेंगे। सेम पुलअप्स में भी ये होगा। इसके अलावा 2-3 चीजें हो सकती है, आपको फ्रंट रोल कराया जा सकता है, इसके अलावा आपको फ्रॉक जंप कराई जा सकती है, लॉन्ग जंप कराई जा सकती है, हाई जंप कराई जा सकती है, और भी वेरियस चीजें होती है करवा सकती है आपका फिजिकल टेस्ट करने के लिए आपके पैरों में हाथों में कितनी स्ट्रेंथ है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो हमारा फिजिकल वाला आया आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कुछ अपीयरेंस से रिलेटेड है, हाइट, एज, वेट, और कुछ हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारे हाथों की स्ट्रेंथ, हमारे लेग्स की स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें देखी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल की। स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं मेडिकल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मेडिकल में कुछ ऐसे बॉडी पोस्चर्स होते हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले वाला आता है नॉक नी। ठीक है, नॉक नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दोनों घुटने ड्रिल करते हुए, चलते हुए टकराने नहीं चाहिए। आप फोटो वगैरह देख सकते हैं, इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो एकदम ध्यान से आपको ध्यान रखना, नॉक नहीं होना चाहिए। सेकंड है फ्लैट फुट। ये हम पैरों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। फ्लैट फुट क्या होता है? फ्लैट फीट भी बोल सकते हैं, फ्लैट फुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक पैर में भी, दोनों पैर में हो सकता है। जनरली जो लोग स्लीपर्स, जो स्टूडेंट स्लीपर्स या हम कह सकते हैं सैंडल ज्यादा पहनते हैं, और ठीक है, और जो शूज कम पहनते हैं, तो फ्लैट फीट होता क्या है? ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा पैर है, ठीक है, आपको पता है जो एडी है, ठीक है, उसके यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है, जब हम सैंडल्स वगैरह पहनते हैं, स्लीपर ज्यादा पहनते हैं, तो उसमें क्या किस तरह का वो शेप नहीं बना है, तो हमारे प्रेशर के कारण एकदम फ्लैट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं फ्लैट फीट। तो आपको उसको करेक्ट कैसे करना है? ज्यादा से ज्यादा शूज पहनिए, रनिंग करते हैं, चलते टाइम कहीं पे भी जाओ तो शूज को पहनना चालू होता है, क्योंकि शूज में आपको पता है नीचे हमेशा एक कर्व रहता है, ठीक है, गैप रहता है, आपने देखा होगा, तो वो कर्व आपको फ्लैट फीट होने से बचाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी का बैलेंस वगैरह काफी सारी चीजें होती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो आपकी एल्बोज रहती है, ठीक है, वो एल्बो बैंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको एल्बो बैंड रहती है। कैसे? जब आप ड्रिल करेंगे तो आपकी जो कोहनी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि मतलब वो काफी समय पहले से अपने एल्बो को पूरा स्ट्रेट नहीं कर रहे, उनकी थोड़ी सी बैंड ही रहती है। जब वो ड्रिल करेंगे तो बैंड एल्बो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, और काफी सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है इन फ्यूचर अगर आपको कोई इंजरी है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी तरह का आपको फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर फ्रैक्चर नहीं होगा तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो काफी पहले फ्रैक्चर हुआ था, तो क्या हम अब भी नहीं ज्वाइन कर सकते? तो दो केस है। अगर आपका फ्रैक्चर अभी कुछ 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, इससे कुछ टाइम पीरियड में होगा है, तो मतलब आपकी इंजरी अभी ठीक तरह से ठीक नहीं हुई, हील नहीं हुई है। ठीक है, आपका जो भी घाव है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल या काफी पहले बचपन में पहले और पहले भी लग चुकी है आपको, ठीक है, 4-5 साल पहले, या बहुत ज्यादा छोटे थे, तो वो चलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उससे धीरे धीरे आपकी बॉडी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, आप एकदम ठीक हो चुके हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, फ्रैक्चर का इशू ये कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको सच सच बताना है, क्योंकि अगर मेजर प्रॉब्लम बाद में होगी, क्योंकि ड्रिल मिलेगा, रगड़ा मिलेगा, काफी सारा वर्कआउट होगा, वार्म अप होगा, तो अगर उसमें कोई मेजर इशू आ गया तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी बातें सच सच बतानी है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट बट नॉट लास्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा होता है हमारा फिंगर से रिलेटेड। ठीक है, फिंगर से रिलेटेड इसमें कैसा होता है, आप सभी को लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और इस तरीके से आपके हाथ देखे जाएंगे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती है कि आपकी फिंगर्स बैंड नहीं होनी चाहिए, काफी सारी चीजें नॉर्मल से छोटी छोटी चीजें, कोई इशू आएगा तो देखा जाएगा। वैसे एनसीसी में क्या आपको इतना लोड करने की जरूरत नहीं है कि एकदम आने वाला भर्ती की एकदम मेजर छोटा सा भी इशू है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, थोड़ी बहुत चीजें नेगलेक्ट की जाएगी, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हाँ मैं जरूर ऐड कर देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है चश्मे से रिलेटेड कि सर हमें चश्मा लगा है, हमारा इतने नंबर का चश्मा है, हमको मतलब ड्रिल हमको सिलेक्ट करेंगे कि नहीं, एनसीसी में काफी प्रॉब्लम रहता है। तो एक बात मैं बता दूं, एनसीसी हो या आर्मी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको चश्मा लगा तो आप इजीली एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड चीज ये है कि अगर आपको चश्मा ऐसा लगा कि बिल्कुल आप चश्मा निकाल कर देख ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपको काफी मोटा वाला लगा तो वहां तो आपको खुद को भी बेसिक सा इशू आएगा। अच्छा, चश्मे का डाउट ये है कि जब आप एनसीसी में पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तब आप चश्मा लगाइए, नो डाउट है ना, आराम से लगा सकते हैं, लेकिन जब ड्रिल कर रहे हैं आपको निकलना होगा, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि चश्मा कहीं टूट नहीं जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बाकी चश्मे लगे हुए कैडेट्स इवन आरडीसी कैंप करते हैं, टीएससी कैंप करते हैं, काफी बड़े बड़े एनसीसी के कैंप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, तो चश्मा बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, गाजर वगैरह खाइए, विटामिन वगैरह लीजिए, तो ये चीज भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट योगा कीजिए। ठीक है, लास्ट हम आते हैं अस्थमा पे। ठीक है, आप बोलेंगे अस्थमा क्या होता है? ठीक है, तो यानी कि आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो थोड़ी सी देर में सांस फूल जाना, थोड़ी सी रनिंग करी सांस फूल जाना, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा इशू आ सकता है एनसीसी लेने में। क्यों? क्योंकि आपको रनिंग करना है, ड्रिल करना है, पायलटिंग करनी है, काफी सारी चीजें करनी है। अगर आपको अस्थमा है तो काफी मेजर इशू आ सकता है आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखिए, ये सब चीज आपको सच सच बतानी है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं, सब अच्छे से होगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको मेडिकल वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया, यानी कि फिजिकल और मेडिकल हमारा दोनों क्लियर है। ठीक है, अब एक और डाउट यहाँ पे छोटा सा रहता है
कि दांतों से रिलेटेड, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे मेरे को कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि उनके दांत किसी के टूटे हुए, यानी बच्चे चोट लग गई थी, या ये सामने के जो दांत दिख रहे हैं हमारे प्री मोलर मोलर ये कुछ क्रैक हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, दांतों से कोई इशू नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपका मेडिकल में किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा, बस इस चीज का ध्यान रखिए, जो भी इशू है उसको सच सच बताना है और उसका सोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। दांतों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, चश्मे से रिलेटेड कोई इशू नहीं, फिंगर्स फ्रैक्चर सब चीजें देखी जाएगी, बस आपको सच सच बताना है, ठीक है, वहां पे सारी चीजें देखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं, रिटर्न एक तरीके से आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसी में आपको सोल्व करके भेजना है, मे भी वो आपको 50 मार्क्स का हो सकता है या फिर 100 मार्क्स का हो सकता है, वो वेरी करेगा आपकी बटालियन कौन सी है, आपकी यूनिट कौन सी है, आपकी विंग कौन सी है, अदर सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बट हम लास्ट ईयर से बात करें तो 50 मार्क्स के मैंने ज्यादातर देखे, 100 मार्क्स का होना बंद हो गए, छोटा पेपर ही होता है क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी चीजें हो जाती है। अब मतलब रिटर्न पे ना फोकस करके मेडिकल, फिजिकल और इंटरव्यू इन चीजों पे भी फोकस जा रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो हम बात करते हैं क्या क्या आएगा इसमें क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आएगा आपका आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीसी का जो एग्जाम होता है सर्टिफिकेट एग्जाम, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्या है, हमारे फर्स्ट पीएम कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी चीजें आएगी फर्स्ट वाली, ठीक है, कुछ कुछ आती है आपको दे सकती है। और जनरल नॉलेज वाली चीजें हमने इसमें कवर कर ली है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो हमारे डिजास्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी आपदा होती है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भूकंप आ गया, क्या हो गया है ना, आग लगी, तो उसमें क्या कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि हम उसको पॉइंट को यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, डिजास्टर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो किस तरीके से हम राहत पहुंचा सकते हैं, क्या हम एनसीसी कैडेट हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे आया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आया था आईसीयू का फुल फॉर्म, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आप 8-9 क्लास में तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा, आईसीयू का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में होती है। मुझे अच्छे से आता है, जब मैंने एनसीसी भर्ती थी तो ये क्वेश्चन आया था जिसका आंसर मुझे बहुत परेशान किया था, काफी कंफ्यूज था मैं इसके फुल फॉर्म में। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसका अच्छे से गूगल पे सर्च कीजिए और जिसको पता है वो अभी कमेंट करके बताओ, पता चल जाएगा, ठीक है। सारी चीजें हमारी आएगी रिटर्न के अंतर्गत, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से रिटर्न दीजिएगा। हाँ, सेकंड चीज आती है इसकी तैयारी कहाँ से करनी, तो इसकी तैयारी कहीं से नहीं करनी, जस्ट आपको अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना, डेट्स इट, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीजें हर कोई को पता रहता है कि फर्स्ट कौन क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे आप मन से कर सकते हैं, यहाँ पे आप मन से कर सकते हैं, मतलब मन से क्या अपनी समझ से कर सकते हैं, ठीक है। एनसीसी से रिलेटेड आप बात करते हैं, एनसीसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि एनसीसी का मोटो क्या, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, कुछ चीजें ना आपको हाथों हाथ बता दी जाएगी। जब आपका ये रिटर्न फिजिकल मेडिकल होगा तो क्या सब ग्रुप्स में बैठेंगे स्टूडेंट, तो उनको कोई ना कोई पीआई थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्ट करता रहेगा कि क्या आप एनसीसी लेना चाहते हो तो एनसीसी में क्या क्या है, ज्वाइन करो, अच्छी चीजें आपको मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट करने के साथ वो आपको एनसीसी का थोड़ा बताएंगे, तो आपको उस टाइम ही याद कर लेना कि एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, अगर हिंदी में लिखना है तो एकता और अनुशासन। हाँ, एक चीज और ये कि रिटर्न जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इंग्लिश में आता है इंग्लिश में लिखना है। आप 100% फ्री है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी, इंग्लिश, वट एवर यू वांट, ठीक है। इवन इंटरव्यू में भी आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका मोटिवेशन और आपका टारगेट, ठीक है। तो इससे एनसीसी रिलेटेड ये बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, दैट्स इट, ओके। हाँ, अब बात करते हैं इंटरव्यू वाले पोर्शन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं पूरा बताऊंगा, आपको अच्छे से ध्यान रखना। हम आ चुके हैं हमारे एनसीसी भर्ती के जो लास्ट टेस्ट होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इस पे मैं अभी से टिक लगा देता हूं, क्योंकि इंटरव्यू में बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस होगा साथ में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, आपका इंटरव्यू होगा कैसे उस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए आप एनसीसी भर्ती दे रहे, फिजिकल हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज हो रही है। इसका सीक्वेंस क्या मे भी डिफरेंट हो सकता है। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ, फिजिकल सबसे पहले हुआ था, फिर मेडिकल हो गया था, फिर रिटर्न हो गया था, एंड लास्ट में मतलब ये जो हमारा रिटर्न चल रहा था उसी में इंटरव्यू हो गया था। अब इंटरव्यू कैसा होता है, जनरली ऐसा नहीं कि आपका मतलब आपको एक एक को बोला जाएगा, आपका इंट्रो दीजिए, आप कह रहे हैं बताइए, सारी चीजें A to Z, ऐसा नहीं होता है। जस्ट वो बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जिसको हम FQ बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि जब आप रिटर्न एग्जाम दे रहे होंगे या फिजिकल या मेडिकल कुछ भी चल रहा होगा तो उस टाइम से आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो होता है वो हमारा रिटर्न के टाइम पे होता है, रिटर्न पे सभी स्टूडेंट लिख रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे वो एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि ये बताइए ये बताइए। अब वो जो ये बताइए ये क्वेश्चन है वो हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई यू आर ज्वाइनिंग एनसीसी। तो इसको डिस्क्राइब करना है आपको, एनसीसी आप ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, तो इसको आंसर मैं बता देता हूँ, आप इसको
इसको भी कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो आपका खुद का जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, पर कोशिश यही करेंगे आपको खुद का जो है वही बताएं। तो एनसीसी ऐड करने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे मेरा जो कारण था, मैं आपको बताता हूं मैंने एनसीसी क्यों ज्वाइन की थी। तो मैंने एनसीसी से ज्वाइन की थी कि मुझे एक आर्मी लाइफ को एक्सपीरियंस करना था। सेकंड चीज ये है कि एनसीसी में क्या एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो मेरे अंदर जो भी टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके थ्रू मैं अपने टैलेंट को या स्किल्स को और डेवलप कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए, और कुल मिला के बात की जाए तो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने के लिए एनसीसी को मैंने ज्वाइन किया था। तो ये था मेरा आंसर, जो कि मैं कई बार एडीजी सर भी पूछे थे तो मैं कई सारी जगह बता चुका हूं, तो काफी एप्रिसिएशन भी मिला था क्योंकि क्लियर कट आंसर था। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर हो सकता है कि उन्हें आ जाना होता है, तो बता सकते हैं उन्हें आर्मी में जाना। अब आर्मी में कहां जाना है, एनडीए करके जाना है, एसएसबी करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें भी पता तो एकदम क्लियर बताइए, आपको काफी अच्छे से आंसर देंगे तो काफी अच्छा लगेगा सामने वाले को भी, और आपको लगेगा कि बंदे को एनसीसी देनी चाहिए क्योंकि इसका काफी मोटिवेशन है एसएसबी में जाना। तो आर्मी वाले को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो कोशिश करें अपना आंसर आर्मी वाला रखिए। क्या चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था, सो दैट मैं अपनी क्या स्किल्स को सुधार सकूं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, मोटिवेशन हो गया, इसके अलावा सारा जो स्टेज फियर है, सारी चीज डर को खत्म करना, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, एक और आता है एनसीसी के बारे में बताओ, एनसीसी के बारे में क्या जानते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट सिर्फ एक ही आंसर देते हैं, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, बस इतना सा आंसर देते हो खत्म बात। नहीं, एनसीसी का ये तो फुल फॉर्म है, एनसीसी होती क्या है तो मैं आपको बताऊं एनसीसी क्या होती है। एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब आर्मी के ऑफिसर्स कौन से हो गए, इसमें हमारे तीन हो गए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीन हो गए, क्योंकि एनसीसी तीन विंग में होती है, आर्मी में होती है, नेवी में होती है, एयरफोर्स में होती है। तो इनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो आर्मी को कंडक्ट करते हैं, यानी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एक प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि आप आर्मी में जाने से पहले एक छोटी सी ट्रेनिंग, ये एक तरीके से ट्रेनिंग है। एनसीसी की कंप्लीट अपने आप में एक ट्रेनिंग होती है, बेसिक से ट्रेनिंग होती है, जिसे प्री सर्विस ट्रेनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको एक प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके थ्रू आप अपने स्किल्स को, अपने फिजिकल को, अपने मेंटल लेवल को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने लायक बनाते हैं जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। तो कुल मिला के ये एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसमें अपने 2-3 साल अच्छे से देते हैं तो देखो, कुल मिला के 2-3 साल नहीं देना है, इसका आपके एनसीसी वीक में 2 या 3 दिन लगनी है। कैंप में सिलेक्शन होता तो वो बात अलग है, बाकी बहुत ही कम समय देना होता है, बहुत ही कम समय आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो एनसीसी क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। तो एनसीसी में आप डिवीजन कितने होते हैं, तो 2 डिवीजन होते हैं, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन, मैंने आपको बता दिया है। सर्टिफिकेट कितने होते हैं, 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए बी सी 3 सर्टिफिकेट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, हमारी विंग कितनी होती है। तो एनसीसी में 3 विंग होती है, आर्मी विंग, नेवी विंग और एयर विंग, यानी कि हमारी जो मिलिट्री फोर्स भी उसमें भी 3 ही है, आर्मी, नेवल और एयरफोर्स हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उसी प्रकार से एनसीसी में भी 3 ही विंग है। ठीक है, इससे हम बात करते हैं पीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। पीआई मतलब कि जो हमारे बटालियन से जो हमें परेड सिखाने के लिए जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं उनको पीआई बोलते हैं। तो पीआई का फुल फॉर्म होता है परमानेंट इंस्ट्रक्टर। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट फुल फॉर्म आता है वो होता है हमारा एएनओ का। एएनओ यानी कि मैंने आपको बताया था एनसीसी के जो हमारे टीचर होते हैं उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारे एनसीसी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं जब वो एनसीसी में सिलेक्ट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं कैडेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो कैडेट्स होते हैं उसमें गर्ल अलग रहती है और बॉय अलग रहता है। तो अगर हम जूनियर डिवीजन में यानी कि ए सर्टिफिकेट में, तो हमारी जो गर्ल्स होगी उनको बोलेंगे जेडब्ल्यू, क्या बोलेंगे, जेडब्ल्यू, और जो बॉयज होंगे उनको बोलेंगे जेडी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और सीनियर में एसडब्ल्यू हो जाएगा गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए एसडी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। मैंने आपको बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बता दिया, क्या क्या चीजें सारी चीजें बता दीजिए, और मोटो तो आपको पता ही है, एकता और अनुशासन, जिसको यूनिटी एंड डिसिप्लिन बोलते हैं। आई होप आपको इंटरव्यू वाला पूरा क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, अच्छे से देना। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताना चाह रहा हूं जो अगर आपने अप्लाई कर लिए, ठीक है, आपके एनसीसी भर्ती देने के दौरान, तो आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 मिस्टेक्स क्या है हमारी एनसीसी भर्ती में, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप एनसीसी भर्ती देने जाएं तो आपका हेयर कट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हम अपर बॉडी से चल रहे हैं, आपका हेयर कट परफेक्ट होना चाहिए, जितने भी बॉयज कैडेट है और जितने भी गर्ल्स यानी कि स्टूडेंट्स जो कैडेट बनने वाले हैं, तो है ना, आपको भी क्या करना है, अपने जो हेयर से उनको नेट में बांध के रखना है, तो आप एकदम प्रॉपर लगोगे। ठीक है, और ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट तरीका होगा एनसीसी ज्वाइन करने का, क्योंकि एनसीसी में ज्वाइन करने वाली चीजें की जाती है, बट आप पहले से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो एक अलग इंप्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो हमारे अपीयरेंस से भी बहुत झलकती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको अपने अपीयरेंस को भी वेल एंड गुड या नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, तो हेयर कट करवा लेना है और जो गर्ल्स है उनको नेट का यूज करना है। ठीक है, अपने हेयर्स को बांधने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा नेल्स से। ठीक है, जब हमारा नेल्स क्योंकि जब हमारा फिजिकल होगा, ठीक है, तो हमारे नेल्स वगैरह सब चीजें देखी जाती है, तो नेल्स एकदम प्रॉपर कटना चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, ताकि आप एकदम हेल्थ एंड हाइजीन का एग्जाम्पल। ठीक है, लेग्स के भी और हाथों के दोनों के। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शेविंग। ठीक है, जो बॉयज कैडेट है उनका ऐसा होता है कि कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है कि कुछ
स्टूडेंट्स में हार्मोन्स का सिक्रेशन जल्दी हो जाता है, वो जल्दी एडल्ट हो जाते हैं, तो उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण क्या बीएड वगैरह आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जूनियर डिवीजन में तो चलेगा, लेकिन आप सीनियर डिवीजन के एनसीसी दे रहे हो तो वहाँ आपको क्लीन शेप में जाना चाहिए, और हो सके तो यहाँ पे आप ट्रिम कर सकते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया, अगर आप कर लोगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि एनसीसी में हमें क्लीन शेप में होना रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आउटफिट। आप जब एनसीसी भर्ती देने जाएंगे तो आप क्या पहन के जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारी जगह मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सैंडल्स में, स्लीपर्स में एनसीसी भर्ती देने चले जाते हैं। ठीक है, और जब रनिंग होती है तब वो नंगे पे रनिंग करते हैं, तो बिगेस्ट मिस्टेक कहूंगा मैं एनसीसी की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी आउटफिट है उसमें क्या क्या करना है, आपको शूज़ पहनना है सबसे इंपॉर्टेंट, और शूज़ कौन से, जो आपके रनिंग शूज़ है, जो आपको कंफर्टेबल है रनिंग के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि आपकी जो एनसीसी भर्ती होगी उसमें ऐसा नहीं कि 10 मिनट का काम है आपका हो गया, आपका रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल इंटरव्यू, तो मतलब लगभग पूरा दिन चला जाएगा, मतलब हम 5 से 6 घंटे में कह सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे स्कूल का टाइम होता है, तो इतना टाइम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट भर्ती के लिए भी आए। ठीक है, तो आउटफिट में आपको क्या करना है, सबसे नीचे से हम बात करें, शूज पहन के रखना है, सैंडल स्लीपर्स वगैरह पहन के नहीं जाना है, और नंगे पर तो बिल्कुल रनिंग करना ही नहीं, ग्राउंड में करेंगे कुछ लग गई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको लोअर टी शर्ट पहन के जाना है। क्यों? क्योंकि उसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे, रनिंग अच्छे से कर पाएंगे, पुल अप पुशअप अच्छे से कर पाएंगे। काफी सारे स्टूडेंट भर्ती देने के लिए क्या करते हैं, जीन्स में चले जाते हैं, टॉप में चले जाते हैं, काफी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि लोअर टी शर्ट कंफर्टेबल क्लोथ पहन के जाए, काफी अच्छे से आप एनसीसी भर्ती दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कड़ा हो गया, हमारे कान की बाली हो गई। ठीक है, पता नहीं, और हम बॉयज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और काफी सारी चीजें हो गई, वॉचेस हो गई, सारी चीजें, तो इतना कोई इशू नहीं है, इन सबको आपको पहन के नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आप रनिंग करेंगे, फिजिकल लेंगे, अच्छे से दीजिए, वॉच चलेगी मे भी, बट आप रनिंग वगैरह करेंगे, आपको खुद को चोट ना लगे, किसी को ना लगे, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। और वैसे भी आप एक बार एनसीसी कैडेट बन गए तो उसके बाद आपको ये सब चीजें निकालनी होगी, कान में बाली हो गया, आपका कड़ा हो गया, कि वॉच वगैरह सारी चीजें आपको नहीं पहननी रहती है। ठीक है, और हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक छोटा सा डाउट मतलब रह गया था कि टेटू बना हुआ है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स का ओम लिखा है, किसी में माँ लिखा है, किसी में क्या लिखा है। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें बनी रहती है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ, आपकी जस्ट एक मार्किंग होगी कि आपने मतलब एनसीसी ज्वाइन किया है, तो आपकी एक मार्किंग होगी कि आपको टेटू लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एनसीसी बाहर कर देंगे, आपके मार्क्स उसके माइनस हो जाएंगे, डेट से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा प्रीवियस, यानी कि अगर आप बी सर्टिफिकेट में ज्वाइन करें, स्कूल की हम बात कर रहे हैं, ए सर्टिफिकेट में अगर आप एनसीसी ज्वाइन नहीं कर रहे, आप 11th 12th में आपके स्कूल में, तो बी में अगर कर रहे हैं, तो वहां क्या, अगर आपने ए सर्टिफिकेट कर रखा है 9th 10th में या 8th 9th में, तो वहां आपको बताना है कि मैंने ये सर्टिफिकेट कर रखा है, सो दैट आपको क्या सिलेक्शन 100% है फिर, क्योंकि आपको उनको पता कि नहीं पहले की ट्रेनिंग ले रखी है, तो उसको अगर यार भी मिल जाए तो काफी अच्छा कैडेट बनेगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, अगर आपने पहले से एनसीसी का सर्टिफिकेट कर रखा है तो वो बताना है, इसके अलावा कोई नेशनल आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो जरूर बताना है। अगर आपको किस तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर बजाना आता है, पियानो हो गया, तबला हो गया, ढोल हो गया, ठीक है, गिटार हो गया, कुछ भी बजाना आता है तो वो आपको बताना है, इवन आप लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको ना आप जमाना गया कि आपको कोई सामने से चीजें देगा कि चलो चलो ये लो ये लो ये लो, आप काबिल हो, नहीं, आपको खुद को प्रूफ करना होगा, यू आर एलिजिबल फॉर दैट थिंग। ठीक है, आपको अपना टैलेंट शो करना होगा आगे लेके। ठीक है, मतलब अब वो बात आ गई कि आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा, आपको खुद ही चीजें बतानी होगी, सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, हालांकि एनसीसी भर्ती में इतना कुछ नहीं होता है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है तो इन सारी चीजों का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि हमारे प्रीवियस क्लास में कितने परसेंटेज बने, तो परसेंटेज का इतना कोई दिक्कत नहीं है, बस आप फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए, डेट्स इट, मतलब कुल मिला के पास होने चाहिए। ठीक है, 70-65% मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं कि आपके 80-90% होंगे तभी सिलेक्ट होंगे। हाँ, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको मार्किंग अच्छी बढ़िया होगी, वो सारी चीजें देखी जाएगी, लेकिन फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू, ये चीजें भी देखी जाएगी, और रिटर्न जो होगा वो भी देखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपके प्रीवियस बेसिस पे आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन अच्छी करी एनसीसी के लिए आप सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यानी कि एनसीसी का लेने का परफेक्ट आपका मोटो होना चाहिए कि आपको आर्मी में जाना है, ये चीज हो सकती है। इसके अलावा आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीजें करनी है। फाइनली आज की इस वीडियो में एनसीसी को कैसे ज्वाइन करें, स्कूल में मैंने ऐसे लेकर जेड सारी चीजें बताइए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में जहीन जरूर लिखना अगर आप एनसीसी ज्वाइन करने वाले हैं तो, कोई भी डाउट होता है उसका भी कमेंट जरूर करना है। ठीक है, साथ ही अपने उन दोस्तों शेयर जरूर करिएगा जो एनसीसी में ज्वाइन चाहते हैं, ताकि उनके भी हेल्प हो पाए। ठीक है, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तथा आप पहली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें एनसीसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको अच्छा लगेगा, आप देखिएगा इसे जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।